वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ, देखते रहे हर वक्त द टाइम्स नेशन 14। नाज़रीन आदाब, मैं हूं अथर काज़मी और इस वक्त ख़ास प्रोग्राम पल दो पल शायर के साथ। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम उन उदबा और उन शुआरा को आपसे मुखातिब करेंगे जिनके कलाम आप तक पहुंचते हैं। कुछ ऐसे नामवर शायर हैं कि जिनका एक शेर भी इतना मकबूल हुआ कि शायद लोगों को भी पता ना हो कि उसका वो शेर कितना है। हम नाम यूँ तो बहुत सारे सुनते हैं, गालिब से लेकर और कई नाम हैं, लेकिन आज के इस जदीद दौर में अगर खूबसूरत शायरी हो और वो भी एक ऐसे शायर से कि जिसकी ज़बान उर्दू ना हो, वो ज़बान इंग्लिश रखता हो और उसके साथ साथ वो शायरी करता हो, तो ये है ना कमाल की बात। ये कमाल कर दिखाया है मोहतरमा हिना हैदर रिजवी साहिबा ने। हमारे साथ हैं और हम उनका इस्तकबाल करते हैं और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ज़िंदगी का सफ़र तो बस ये मुझे ख़ुद नहीं पता कि शायरी कब शुरू हुई और कैसे हुई, क्योंकि घर का माहौल था, ये सही बात है, क्योंकि मेरे नाना शायर थे, मेरे मामू शायर थे, लेकिन मैंने नाना को अपने नहीं देखा। मेरी पैदाइश से भी पहले उनका इंतकाल हो चुका था। मामू की शायरी मैंने सुनी बहुत है, क्योंकि वो जब आते थे तो वो ख़ास तौर से शायद वो ये समझते थे कि मैं सुनती हूँ और मुझे मज़ा आता है, तो वो मुझे सुनाते थे। तो मेरे मामू की शायरी का मेरे ऊपर बहुत असर हुआ और मुझे शायरी पसंद आने लगी। और फिर मेरे पापा को भी शायरी बहुत पसंद थी, तो घर का ये माहौल था कि अगर मुशायरे हैं हो रहे हैं शहर में तो उनके नाम पे पासेस आते थे और वो लोग जाते भी थे और वहाँ से पापा को जो भी पसंद आते थे शेर, वो उसी पास के ऊपर लिख के ले आते थे और फिर आ कर के घर में उस पर बात होती थी, उसको बताया ये डिस्कस होता था कौन सा शेर किस शायर का बहुत अच्छा लगा। मम्मी को भी बहुत शायरी में दिलचस्पी थी, शायरी नहीं करती थी लेकिन अदब फ़हम और बहुत ज़्यादा शायरी पसंद करती थी वो। एक सवाल जो बहुत अहम है कि जब आपने पढ़ाई शुरू की और उस ज़माने में कभी ये जहन में आया कि शायरी करना चाहिए? मैं उस ज़माने में भी शायरी कर रही थी। शुरू में तो बहुत बचपन में मैं नोहे कहती थी, बहुत छोटेपन में मुझे याद है, लेकिन अब वो कौन सा नोहा था मुझे उसका इस वक्त जहन में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ लोगों ने उसको बताया था कि ये बहर में है। ये बहुत बचपन की बात है मेरी। और उसके बाद फिर मैं शायद क्लास 6 या 7 में थी, तो मेरी एक दोस्त थी और उसकी बर्थडे थी और उस ज़माने में अय्याम अज़ा चल रहे थे, तो मैंने कहा कि मुझे गिफ्ट उसको देना है। तो उन्होंने कहा कि घर वालों ने कहा कि नहीं, इसमें तुम गिफ्ट नहीं, बर्थडे नहीं मनाई जाती। तो फिर मैंने उसके लिए गज़ल कही थी। वो गज़ल तो क्या ही थी, लेकिन ये कि बाद में मुझे लगा कि हाँ ये गज़ल के उसमें है दायरे में। अदरवाइज़ तो हम यही समझते थे कि ये मैंने कोई पोएम की तरह से मैंने कुछ उसको कहा है। तो दिलचस्पी क्या इंग्लिश के साथ भी रही, क्योंकि आप कह रही हैं कि जो मीडियम था वो इंग्लिश था और इंग्लिश जाहिर सी बात आपकी बड़ी मजबूत रही होगी, तो कभी इसमें पोइट्री में आपने कभी हाथ आजमाइश की? नहीं, घर का माहौल तो बहुत ज़्यादा उर्दू वाला था। इंग्लिश मीडियम थी, मतलब मेरा मीडियम ऑफ जो एजुकेशन था वो इंग्लिश था। तो लैंग्वेज में अभी आप देख रहे हैं मैं बात भी कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं कुछ लफ्ज़ इंग्लिश, कुछ वो मिली जुली मैंने ही हमेशा बोली। घर में पूरी तरह इंग्लिश तो कहाँ ही बोलते, क्योंकि वो तो डांट ही पड़ जाती कि इतनी भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ ये था कि शायरी पसंद थी शुरू से ही, और वो कैसे हुआ क्या हुआ नहीं मालूम, पसंद। जब पहली आपने पहला शेर या पहली गज़ल कही तो क्या अभी उसका कोई मतला और कोई शेर याद? जी मुझे याद है, और मेरे साथ साथ मेरी बहुत सी दोस्तों को, मेरे बहुत से भाई बहनों को भी याद है। तो मैं एक दिन मैंने किसी जगह मैंने सुनाया था, तो मेरे भाई ने मुझे फ़ोन करके कहा कि एक शेर तुम उसमें से भूल गई हो, वो ये सुन लो। तो वो थी कि ए दोस्त तुझको इस जहाँ की हर खुशी मिले, जैसी तुझे पसंद हो वो ज़िंदगी मिले, और आंसू की एक बूंद ना आँखों में आ सके, जो साथ उम्र भर रहे ऐसी हंसी मिले, और पलकों से काटे चुन सकूं मैं तेरी राह के, राहे वफ़ा की हर कली तुझको खिली मिले, और कुछ भी हिना के पास दुआ के सिवा नहीं, कर ले कबूल फिर भी अगर कुछ कमी मिले। तो ये मुझे ख़ुद नहीं मालूम था, अभी भी मुझे नहीं पता शायद ये पूरी तरह से उस पैरा में आती है कि नहीं आती है, लेकिन मैंने तब कही थी जब मुझको खुद ये अंदाज़ा नहीं था कि ये क्या है। देखिए शुरू में तो मुझे कोई ऐसा नहीं मिला, मामू से तो कहने की हिम्मत भी नहीं पड़ी, क्योंकि वो तो इतना उनका मेयार ऐसा था कि उनको अगर मैं कुछ हल्की फुल्की कुछ बताती तो शायद डांट ही पड़ जाती। तो मैंने कभी उनको नहीं सुनाया। और उसके बाद फिर
ये मैं ज़रूर कहती हूँ और मैं हर जगह कहती हूँ कि मेरा पहले उस्ताद मीर अनीस थे, क्योंकि गायबाना उसके हिसाब से आपने उस्ताद कि हमारे घर में मरसिया और वो जो इतना ज़्यादा पढ़ा जाता था, तो उसकी वजह से शायद मुझे लगता है कि अगर कोई मीर अनीस को अच्छे से पढ़ ले तो उसको शेर कहना तो आ जाएंगे। तो वो चीज़ शायद थी। और उसके बाद फिर शादी हो गई, इत्तेफाक, और शायद बहुत हुस्न इत्तेफाक कि मेरे शौहर को भी शायरी में बहुत दिलचस्पी थी, वो ख़ुद भी करते थे। तो एक डायरी मेरे पास थी, एक उनके पास थी, तो हम लोग एक दूसरे को सुनाया करते थे। और वो मेरे सबसे पहले क्रिटिक आज भी हैं। अगर कोई शेर मुझे मैं कहती हूँ या कोई गज़ल कहती हूँ, तो वो कितनी भी मुश्किल काम कर रहे हों, कितना भी मसरूफ़ हों, अगर मैं उनको ये बता दूँ कि मेरी ये गज़ल हो गई है, तो वो सारा काम छोड़ के कहते हैं अच्छा पहले सुनाओ, और बहुत इंटरेस्टेड होकर के कहते हैं सुनाओ। और अगर वो वाह कहते हैं तो मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ इसमें है कुछ जो, हाँ इस शेर मतलब ये कहा भी जाता है कि उस्ताद अगर किसी शेर पे सिर्फ गर्दन हिला दे तो समझ लो कि बहुत बड़ा उसकी तरफ से तारीफ। उस्ताद तो नहीं है, उस्ताद की बिना भी नहीं, लेकिन एक नक़ाद है। नक़ाद है, वो ये बता देते हैं कि ये शेर में कुछ दमखम है कि नहीं है। और उसके बाद तो खैर कई लोग ऐसे आए जिन्होंने मुझे शायरी की तरफ और ज़्यादा मेरा रुझान बढ़ाया, जिसमें कई नाम हैं। मैं अगर उनका नाम ना लूँ तो फिर मेरी होगी। तो उसमें मेरी सबसे पहली मुलाकात वासिफ़ फ़ारूक़ी साहब से हुई थी। और वो शायद शादी के बाद, क्योंकि मेरे शौहर के वो बड़े भाई की हैसियत रखते हैं, चचा की हैसियत रखते हैं, तो उन्होंने मुझे इनकरेज बहुत किया। इस्लाह तो बहुत कम ली मैंने उनसे, कई जगह पर कभी ऐसा हुआ मैंने जब उनको भेजा तो उस पर, लेकिन मैं उनसे एक बात ये कहती थी कि आप मुझे मेरी गज़लें सही करके ना भेजिएगा, आप मुझे गलतियाँ बताइएगा। कई सालों के बाद जब मैं स्टेज पर भी आ गई और बहुत, फिर मेरी ताज रिजवी साहब से मुलाकात हुई और अफ़ीफ़ सिराज साहब से मुलाकात हुई, और बहुत से ऐसे नाम हैं जो मतलब एक वो ग्रुप सा बन गया। ख़ास तौर से जो बेहतरी मेरी शायरी में आई है, मैं समझती हूँ, तो जब कोविड आया तो हम लोगों ने ये इस पे किया कि घर में सब लोग बैठे बोर हो रहे हैं, तो मैंने सिराज भाई से कहा कि सिराज भाई क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग ऑनलाइन हम लोग एक जूम मीटिंग की तरह से बैठें, कुछ एक नशिस्त की तरह, तो थोड़ा सा दिमाग जो है ये टेंशन से निकले। और तो उस पर बस वो एक ग्रुप था रेख्ता का ऑनलाइन, ये रेख्ता वो वाला रेख्ता नहीं है दिल्ली वाला, लेकिन वो एक ऑनलाइन ग्रुप है जिसमें बाबर इमाम साहब का शुरू किया हुआ है। तो हम लोगों ने सब ने मिल करके वो एक जूम मीटिंग शुरू हुई, वो रोज़ की हो गई। और फिर होता क्या था कि उसमें हम लोगों को रोज़ एक गज़ल सुनाना होती थी, वो एक प्रेशर रहता था रोज़ कि एक गज़ल कहनी है। फिर उस पर हम लोग सब लोग बैठ करके, सबकी एक एक गज़ल होती थी, बहुत से लोग थे उसमें जुड़े हुए, 10-12 लोग। अच्छा ये गज़ल है, इसमें ये शेर है, इस पर आप ये कर सकती हैं। अच्छा ये सिर्फ मेरा ही नहीं, हम लोग सब एक दूसरे का। अच्छा ना, एक बहुत अहम जो सवाल एकदम जहन में आया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाला कोई भी शख्स हो, उसके तलफ़ुज़ वाकई होगा क्योंकि वो ज़बान ख़ानदान से मिली हुई अदब, क्योंकि वो मादरी ज़बान भी है, तो तलफ़ुज़ तो कहीं कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकता, ये यकीन है। लेकिन जब कभी अल्फाज में रद्द-बदल होता है कि कोई चीज़ अलिफ से लिखी है और वो ऐन से लिखी है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन तो उसी तरीके से होता है, तो ये कैसे संभाला और कैसे उर्दू में इसको डाला? नहीं, ये तो मैंने फिर सीखा, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आने लगी थी कि कहाँ पर लोगों से सुनने में, लोगों की, अब जैसे ये मैं बता रही हूँ ग्रुप में, तो हम लोग बहुत डिस्कस करते थे, शायरी पर बात होती थी, अदब पर बात होती थी, किसी एक शायर को लेकर के फिर उसकी पूरी ज़िंदगी पर बात होती थी। तो ये हम लोगों का आप समझिए 2 साल चला, 1-2 दिन नहीं चला, 2 साल। और रोज़ सबके हम लोग कहते थे, हम लोगों के सबके दीवान बन गए रोज़ एक गज़ल कहने के चक्कर में। नहीं, मजमुआ तो नहीं आया। एक मेरी देवनागरी में एक छोटी सी किताब आई थी बहुत पहले, लेकिन वो मैंने नहीं कराई थी, मेरे बहनोई ने मेरी बचपन की सारी शायरी उठा करके मेरी डायरी और वो करवा दी थी। तो मैंने उसको अभी फ़िलहाल तो हटा दिया है, क्योंकि वो अब उर्दू के लेवल पर या शायरी और अदब के लेवल पर वो शायरी नहीं है। अच्छा, एक आपकी बहुत मकबूल गज़ल या नज़्म कहें औरत के हवाले से, तो मैं ये चाहता हूँ और नाज़रीन भी कि आपने उसको बहुत बड़े पैमाने पे लोगों के दरमियान सुनाई है, हमारे इस तवस्सुल से चैनल के ज़रिए, क्योंकि आपकी शायरी और हमारा चैनल अगर आगे बढ़ेगा तो हम आपकी दुआएं हमारे लिए शामिल हाल रहेंगी। तो
ये मेरी नज़्म है, मैं आपको हाजिर करती हूँ कि बिनते हवा हूँ मैं, औरत है मेरा इसमें शरीफ। बिनते हवा हूँ मैं, औरत है मेरा इसमें शरीफ। है ये पहचान मेरी और यही है तारीफ़। और मुझको है फ़ख्र कि उस कौम से निस्बत है मेरी। मुझको है फ़ख्र कि उस कौम से निस्बत है मेरी। फ़ातिमा मरियम और सीता सी हैं रहबर जिसकी। और मैं भी अशरफ हूँ निगाहों में खुदा की मेरे। मेरी तो गोद में खेले हैं मसीहा कितने। और कितने वलियों ने मेरे हाथ की रोटी खाई। कितने शाहों ने मेरे पाँव में जन्नत पाई। और मैं ही पत्थर के मकानों को बनाती घर हूँ। मैं ही दुनियाए मोहब्बत का हंसी महवर हूँ। और मेरे औसाफ गिनाने को ये कागज़ कम है। मेरे औसाफ गिनाने को ये कागज़ कम है। सिनफ़े नाजुक हूँ मगर रूह मेरी रुस्तम है। मेरे औसाफ गिनाने को ये कागज़ कम है। सिनफ़े नाजुक हूँ मगर रूह मेरी रुस्तम है। और मैंने जज्बों के तसद्दुक़ का भरम रखा है। मेरी ही ज़ात से मंसूब हर एक रिश्ता है। और माँ बहन हूँ कभी बीवी तो कभी बेटी हूँ। कोई किरदार हो मर्दों से वफ़ा करती हूँ। माँ बहन हूँ कभी बीवी तो कभी बेटी हूँ। कोई किरदार हो मर्दों से वफ़ा करती हूँ। हाँ मगर शर्ते वफ़ा ये है कि पाऊँ भी वफ़ा। हाँ मगर शर्ते वफ़ा ये है कि पाऊँ भी वफ़ा। मैं भी इंसान हूँ कमतर नहीं रुतबा मेरा। और रिश्तों से अलग भी है मेरी एक हस्ती जो फ़क़त घर में ही महदूद नहीं रह सकती। और गुंचाओ गुल से भी कब चाहिए तशबीह मुझे। गुंचाओ गुल से भी कब चाहिए तशबीह मुझे। हुस्ने सीरत से मेरे दीजिए तरजीह मुझे। और मेरी जुल्फ़ों मेरे काजल की न बातें कीजिए। कुछ मेरे ज़ौक़ व ज़हानत को भी अच्छा कहिए। और हैसियत हो नहीं सकती नज़रअंदाज मेरी। रोक सकता नहीं अब कोई भी परवाज़ मेरी। आसमां क्या है खला तक है रसाई मेरी। अज़्म दे सकता है ख़ुद बढ़ के गवाही मेरी। और इंदिरा हूँ मैं टेरेसा हूँ मलाला हूँ मैं। इंदिरा हूँ मैं टेरेसा हूँ मलाला हूँ मैं। जिसने दुनिया को झुकाया वो इरादा हूँ मैं। और मेरा हरगिज़ नहीं कहना मुझे बरतर समझें। मेरा हरगिज़ नहीं कहना मुझे बरतर समझें। मर्द हज़रात मुझे सिर्फ़ बराबर समझें। मर्द हज़रात मुझे सिर्फ़ बराबर समझें। और मैं चलूँ शाना बशाना तो बुरा मत माने। मेरी अज़मत मेरी हुर्मत को ज़रा पहचाने। और बिनते हव्वा हूँ हिना बात बड़ी है मेरी। बिनते हव्वा हूँ हिना बात बड़ी है मेरी। नाम औरत है मेरा ज़ात बड़ी है मेरी। बहुत तो आपकी बड़ी खूबसूरत नज़्म आपने जो है हमारे नाज़रीन के लिए पेश की। कुछ ऐसे अशार जो आपको पसंद हो अपने, कुछ मतलब मुख्तसरन जैसे 5-6 अशार वो भी हमें अलग से अलग एक कि आंधियों को ये गुमा है कि बुझा देंगी चिराग। आंधियों को ये गुमा है कि बुझा देंगी चिराग। और चिरागों को ये ज़िद है कि उजाला हो जाए। और लोग जलते जंगलों की लकड़ियाँ चुन ले गए। हम नज़र में सब्ज़ यादों का धुआं ले जाएंगे। लोग जलते जंगलों की लकड़ियाँ चुन ले गए। हम नज़र में सब्ज़ यादों का धुआं ले जाएंगे। और ऐसे ही मेरे कुछ मुतफ़र्रिक़ अशार मैं आपके सामने हाज़िर करती हूँ कि इश्क़ नादानों का है खेल हम ही कहते थे। इश्क़ नादानों का है खेल हम ही कहते थे। और फिर हमने ही एक रोज़ ये नादानी की। और फिर हमने ही एक रोज़ ये नादानी की। और वो गुल, एक शेर ये भी है कि वो गुल जो ताजो तख्त की ज़ीनत बने कभी। वो गुल जो ताजो तख्त की ज़ीनत बने कभी। सूखे तो एक मज़ार के काबिल नहीं रहे। और एक मज़ार के काबिल नहीं रहे। और एक ये शेर कि सब सारे घर का बोझ उठाने वाले को भी है मालूम। सारे घर का बोझ उठाने वाले को भी है मालूम। एक दिन बस एक कील उठा लेगी उसकी तस्वीर का बोझ। आदाब, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सारे घर का बोझ उठाने वाले को भी है मालूम। एक दिन बस एक कील उठा लेगी उसकी तस्वीर का बोझ। और लिखने वालों खूब लिखो तुम लेकिन इतना ध्यान रहे। लिखने वालों खूब लिखो तुम लेकिन इतना ध्यान रहे। नस्लों को ढोना पड़ता है हर झूठी तहरीर का बोझ। नस्लों को ढोना पड़ता है हर झूठी तहरीर का बोझ। मैंने कम पढ़ा है शायरात को, ख़ास तौर से मैं इसमें मुझे कोई कहने में झिझक नहीं है कि मैंने कम पढ़ा है। लेकिन मैंने बानो दारा वफ़ा को पढ़ा है, अदा जाफ़री साहिबा को पढ़ा है। और शायद उनकी शायरी में और मेरी शायरी में थोड़ा सा फ़र्क है कि मैं औरत को बहुत मज़लूम नहीं समझती। मेरा मानना जो मेरी बिनते हव्वा है वो मैंने इसीलिए कही है
कि मेरी जुल्फ़ों मेरे काजल की न बातें कीजिए, कुछ मेरे ज़ौक़ व ज़हानत को भी अच्छा कहिए। तो मैं औरत को मज़लूम नहीं समझती, थोड़ा सा फ़र्क है मेरी सोच में और उनमें, लेकिन ये कि बहरहाल उनकी शायरी ने मुझे कहीं ना कहीं इंस्पायर किया है और मुझे पसंद है। बाकी और भी हैं जो दौरे जदीद की भी कुछ शायरात हैं जो दौरे मतलब सामने तो नहीं आई हैं, लेकिन इफ़त तैयबा साहिबा हैं, बहुत अच्छी शायरा हैं, लेकिन वो सामने नहीं आई। तो उन सब की से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली है और मैं कोशिश मेरी ये है कि मैं कुछ आगे और बेहतर कह सकूं, कुछ और कर सकूं। नाज़रीन, हमसे महव गुफ्तगू थी मोहतरमा हिना हैदर रिजवी साहिबा। यकीनन शायरी एक इंसान को उस सिन्फ तरफ ले जाती है कि जो पूरी ज़िंदगी तक अगर कलाम कहता रहे और एक शेर शायद उस पूरी ज़िंदगी के कहने पर यानी नस्र पर भारी पड़ता है। इसी को शायरी कहते हैं और शायर के तख़य्युलात कहाँ तक पहुँचते हैं ये कहना मुमकिन नहीं है। अपने मेज़बान अतर काज़मी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह किसी और शायर को आपसे रूबरू कराएंगे इसी प्रोग्राम के ज़रिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। देखते रहें हर वक्त द टाइम्स नेशन 14।